प्रेमा साहब एक दो चीजें बताइए। ये जो संजय सिंह है, इनकी थोड़ी एक चीज है कि ये पॉलिटिकल ग्राइंडिंग से आ रहे हैं, पिछले 35 साल से सब में हैं, रघु ठाकुर के साथ खूब घूमे हैं। इनकी थोड़ी रीच भी मुझे ज्यादा लगती है। अरविंद केजरीवाल नो डाउट प्रेसिडेंट हैं, सब कुछ हैं, बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, लेकिन जब मंच पे भाषण देने की बात आती है तो वो शायद संजय सिंह की रीच ज्यादा है एक। और संजय सिंह का एक जो समन्वय इंडिया गठबंधन में बाकी पार्टी से है, वो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी में बाकी किसी नेता के बजाय संजय सिंह हैज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे से समन्वय कोऑर्डिनेशन उनका बेटर है। तो प्रेम भाई, सबसे पहले एक टिप्पणी, संजय सिंह के छूटने से आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन और बीजेपी तीनों के ऊपर क्या क्या असर पड़ा है, इस पे एक आपकी टिप्पणी लेना। प्रेम भाई साहब। जी जी, शुक्रिया आनंद जी। देखिए, संजय सिंह जी एक तो बहुत अच्छे ऑरेटर हैं, दूसरा उनका कनेक्ट अच्छा है, तीसरा संपर्क सबसे अच्छे हैं, और हिंदी पट्टी में मतलब अच्छे बोलने वाले नेताओं में आप उनको अगली पंक्ति में रख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनका जो ये हुआ ग्रूमिंग उनकी हुई है, उनकी पृष्ठभूमि संघ से रही है, और वो अच्छे से जानते भी हैं, बीजेपी से लेके संघ के तमाम लोगों को बढ़िया से जानते हैं। तो इस हिसाब से एक नई राजनीति को उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ करके जन्म दिया। और तो फिर भी कैसे जवाब देना है संघ वालों को, कैसे बीजेपी को जवाब देना है कल्चरली, हिस्टोरिकली या ट्रेडिशनली, जो अपने सारी चीजों को बताया, भाभी को प्रणाम करना, जेस्चर देना, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये इस मामले में उन्होंने हर एक तरह से कैमरे फ्रेम का यूज किया, इस्तेमाल किया। और दूसरा है कि आते साथ इतना आक्रामक कि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि उन बातों को शब्दों में पिरोया। जानते तो सब हैं कि नरेंद्र मोदी जी के साथ यहाँ भी पुलिस भेजा जा सकता है, सब लोग जानते हैं। और हम लोग भी देख चुके हैं कि पंजाब में कैसे लौट कर आए थे तो उन्होंने कहा था एयरपोर्ट से कि हम जान मेरी बच गई, बता देना अपने सीएम को। तो समझ में आ गई थी बात कि प्रधानमंत्री जी भी आम आदमी की तरह ही फंस सकते हैं, उनको भी जान को खतरा हो सकता है और वो भी धमकी वाली भाषा दे सकते हैं, सब कुछ पता है। लेकिन जैसे को तैसा वाले अंदाज में बात करना कि केवल आम आदमी पार्टी का नेता ही जेल में नहीं जा सकता है, जेल में पुलिस तुम्हारे घर भी जा सकती है। और कैसे जा सकती है, तो तमाम विपक्ष शासित राज्यों का नाम लेते हुए कि देखो, इसमें यह भी संदेश है कि देखो हम तुम्हारे स्तर पर नहीं हैं, हम अगर उस स्तर पर राजनीति करें तो ना अमित शाह तुम बच पाओगे, ना नरेंद्र मोदी तुम बच पाओगे। ये जो बोलने का अंदाज है ना, ये इस अंदाज की कमी खल रही थी। हमें लगता है कि इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस स्तर पर इस तरीके से जवाब दिया जाए। इससे केवल झगड़ा वाला माहौल नहीं है, इससे लोगों को समझ में भी आता है कि केस क्या है। कि केजरीवाल जी का जब केस चल रहा है और वकील आर्गुमेंट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, अंततः 45 सेक्शन पे आके चल जाते हैं कि 45 सेक्शन में तो बेल जो है मिलता नहीं है, ट्रेडिशन है, इसलिए मत दीजिए, यहीं पर आते हैं। लेकिन वही उसी को तो अरविंद केजरीवाल जी बोल गए थे कि हमको दे दो वो सेक्शन, हमको दे दो, कुछ बचेगा नहीं, हम भी तोड़ फोड़ कर देंगे, सारी पार्टियों को अपने साथ जोड़ लेंगे। उन्होंने कॉन्क्लेव में कहा था, बढ़िया से एक्सप्लेन किया था। तो ये लड़ाई जनता के सामने उन्होंने रख दी है कि हमें इंटेंशनली, पॉलिटिकली इंटेंशनल इल इंटेंशन के साथ आक्रमण किया जा रहा है, चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, चुनाव के समय हमें जेल में भेजा जा रहा है। तो अब मैं बाहर आ गया हूं, तो अब देख लूंगा कि आप कैसे चुनाव लड़ते हैं, हम भी पुलिस भेज सकते हैं आपके पास। इस तरह के तेवर के साथ वो आए हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने दे दिया है। जी, मैं प्रेम भाई आपके पास आ रहा हूं। हालांकि मैं थोड़ा राकेश भाई, मैं जब पॉलिटिक्स अब अगले 60 दिन की है और मैं पावर पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। इस समय जो पहला लक्ष्य किसी भी पार्टी का होना चाहिए कि उसके वोट कैसे बढ़े। शायद अगले 60 दिन में विचारधारा से जो भी रहे, लेकिन वोट लाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम रहेगा। और उसमें मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिकली केजरीवाल साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि अब
मुश्किल ये है कि अगर उनको बर्खास्त किया जाएगा तो जो पास्ट ट्रेडिशन है उसके हिसाब से उनके वोट और बढ़ जाएंगे। तो वो चाहते हैं कि उनको बर्खास्त किया जाए, और बीजेपी मुझे ऐसा लगता है कि उसको करने से बच रही है। वो चाहते हैं कि वो रिजाइन कर दें। और कल जो बात संजय सिंह ने कही कि अब आप किसी को गिरफ्तार कर लीजिए और कहीं उसको वो करें। दूसरा, मैं थोड़ा इसको भी नहीं मानता हूँ, कॉम्पिटेंट लोग क्या बीजेपी में नहीं है कि केवल मोदी जी के अलावा कोई वहां बात ही नहीं मुंह ही नहीं खोल सकता है बीजेपी की। भाई ये तो हर पार्टी की दिक्कत है ना, कांग्रेस में भी क्या और कॉम्पिटेंट लोग नहीं है, या किसी समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को छोड़ के दूसरे लोग नहीं है। खैर ये एक अलग मुद्दा होगा, हम लोग एक दिन इस पे बहस जरूर करेंगे। प्रेम भाई, मैं आपसे जरा एक चीज समझ लूं, आज स्मृति ईरानी जी वायनाड गई हैं चुनाव प्रचार करने, तो ये क्या दिखाता है? ये बीजेपी का डेस्परेशन दिखा रहा है, या बीजेपी कोई ऐसी विचारधारा कि भाई वो वायनाड में जाके, जहां पे पिछली बार उनका कैंडिडेट भी नहीं था, राहुल गांधी 4,30,000 वोट से जीते थे, वो क्या प्रूव करना चाहते हैं? मतलब मैं थोड़ा इस पे भी आपसे समझना चाहूंगा कि एक ये स्ट्रेटेजी क्या है। दूसरा, मुझे एक चीज ये लगा कि कल पहली बार संजय सिंह जब बोल रहे थे तो वो लार्जर पर्सपेक्टिव को हाथ में लिए हुए थे। वो आम आदमी पार्टी की तो बात बार बार कर रहे थे, लेकिन वो इंडिया के बाकी दलों का भी इनडायरेक्टली रेफरेंस ले रहे थे। तो मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि संजय सिंह को क्या इंडिया गठबंधन में भी यूज किया करना इंडिया गठबंधन के लिए ठीक होगा? क्योंकि उनकी एक उत्तर प्रदेश में, ईस्टर्न यूपी के कई जगह हैं जहां पे उनकी से है। मतलब अगर वो आके भाषण देंगे तो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट का फायदा होगा। कितना होगा ये, इसका पैमाना अब नहीं बता सकता हूं, लेकिन फायदा होगा। दोनों चीजें, स्मृति ईरानी जी का वायनाड जाके क्या हासिल कर रहे हैं या क्या शो कर रहा है, और दूसरा संजय सिंह को नॉन आप स्टेट में भी जाके क्या प्रचार करना चाहिए? जी देखिए आनंद जी, स्मृति ईरानी को उन्होंने राहुल गांधी पर लगा रखा है एक काम में, पूरा 24 घंटा 5 साल वो राहुल गांधी पर लगी रहती है। तो उस हिसाब से, और एक चूंकि उन्होंने पराजित किया है अमेठी में, तो इस हिसाब से इम्पोर्टेंस भी है कि वायनाड में इम्पोर्टेंस है कि देखो ये चेहरा, मैंने इनको यहाँ हराया है, जनता ने मुझे पसंद किया है बनिस्बत राहुल गांधी के। तो इस इम्पोर्टेंस को बीजेपी वायनाड में प्ले कर रही है। वायनाड में उसको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन इस एक्शन का पूरे देश में राहुल के खिलाफ जो उनको परसेप्शन बनाना है उसमें फायदा मिलेगा। आपने थोड़ी देर पहले एक खबर भी दी कि 2 प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जो जेल में हैं, उनकी पत्नियां जाएंगी गुजरात में। तो इसका जो नोशनल वैल्यू है वही लगभग वहां भी है, वहां अमेठी से में हराने का है, और यहाँ पर विक्टिम कार्ड वाला है कि देखो हमारे पति जेल में है, और उस जगह जाना जो नरेंद्र मोदी जी का गढ़ है, उनका क्षेत्र है, अमित शाह जी का घर है, जहां कभी वो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हुआ करते थे। तो ये पॉलिटिकल गेम दोनों तरफ से है, इसलिए हम उसको उसी रूप में देखते हैं। दूसरी बात है कि जो चर्चा चल रही थी, आप जिसको छोड़ करके नया प्रश्न खड़ा किए, लेकिन उसको मैं थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वहां प्लीज। मैं राकेश देवान जी के बात से थोड़ा डिफरेंट बोलता हुआ नजर आऊंगा, लेकिन उनका पूरा सम्मान करते हुए उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं एक दूसरा पैरेलल जो सोच है वो रख सकूं। देखिए ये जो बात है ना कि हेमंत सोरेन ने जो रास्ता अपनाया, वो रास्ता अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं अपनाया? हेमंत सोरेन के पास वो लग्जरी नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के पास है। हेमंत सोरेन वो फैसला बिना कांग्रेस के नहीं ले सकते कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, और कांग्रेस उस स्तर पर लड़ाई लड़ने का मादा नहीं दिखा पाती है जिस स्तर पर दिखा रही है आम आदमी पार्टी। इस बात को समझिए, नोट करिए, आलोचना है कांग्रेस की हमारी, लेकिन आलोचना नहीं भी हो सकती है क्योंकि एक नीतिगत पहलू भी आता है, उसके प्रशंसक भी हम हो सकते हैं। तो लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल के पास आसान सहूलियत है ये कि वो जेल से सरकार चला सकते हैं, ये हेमंत सोरेन के पास नहीं है। और इसमें जो है क्यों ऐसा करना चाहिए, मैं बार बार कहता हूं कि हेमंत सोरेन की तरह अगर वो इस्तीफा दे देते
अपने पद से, तो मैं बहुत खुश होता, अनिल सिन्हा जी भी खुश होते कि चलो डेमोक्रेटिकली जो है हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में हमारा विपक्ष भी उसी तरीके से इस छोटे राज्य का सत्ता पक्ष भी बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर उन्होंने ये रास्ता नहीं चुना है तो इसके बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इसके कारण है कि उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से एक ऐसी स्थिति बनाई गई है कि उनको जेल में डाला जाए। इसके लिए ईडी, इसके लिए बीजेपी, इसके लिए अप्रूवर, इसके लिए 4 बयान, इसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड, ये तमाम चीजों का एक कॉकटेल है, एक संकलन है जिसने एक ऐसी स्थिति बनाई कि मुख्यमंत्री को जेल में जाना पड़े और उनको इस्तीफा देना पड़े। अब आम आदमी पार्टी ने भी वो ऐसी स्थिति बनाई है कि जो आज हाईकोर्ट कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स वर्ड इस्तेमाल किया है हाईकोर्ट ने, वो देखेंगे एलजी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स देखने का मतलब क्या है भाई, आगे का प्रोसेस तो राष्ट्रपति शासन ही जाता है, तो वो हिम्मत एलजी के माध्यम से बीजेपी नहीं दिखा पा रही है। यानी जो चैलेंज आपने अरविंद केजरीवाल को दिया कि तुम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दो, इन्होंने रिवर्स कर दिया कि तुमको हिम्मत है तो हमें गद्दी से उतार कर देखो। यह है पॉलिटिकल लड़ाई। तो हम कहीं से गलत नहीं मानते, हम मानते कि गलत तरीके से उनको इस सिचुएशन में डाला गया है, इस वजह से उनको इस तरह से रिस्पॉन्स करना पड़ा है। और संजय सिंह की रिहाई ने तो इस बात की पुष्टि कर दी है ना कि ये सोच सही है जेल से सरकार चलाने की। जब 6 महीना तुम बिना मतलब के हमें जेल में रख सकते हो तो इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री को भी बिना मतलब के जेल में रख रहे हो ताकि लोकसभा चुनाव में तुम कुछ पॉलिटिकल गेन पाना चाहते हो। तो इस चीज को एक्सपोज करने में कामयाब रही है भारतीय आम आदमी पार्टी। तो इस पॉइंट पर मेरी इतनी बात है। एक और सवाल आपने पूछा था, मैं भूल गया, अगर आप याद दिला सके जी। नहीं, एक तो स्मृति ईरानी जी वाला था और एक सवाल मुझे ये दूसरा शायद हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे थे, ये जो राकेश दीवान साहब ने कहा था, जो आपने उसको बड़े विस्तार से समझा भी दिया। जो मैं भी ये मानता हूं कि भाई इस समय तो हर वोट की कीमत है। अगर वो वोट गोविंदा को लाने से किसी को मिल रहा है और किसी को कंगना रनावत के लाने से मिल रहा है तो वहां पे भी तो शुद्धता की बात होनी चाहिए। क्योंकि आप एक तरफ कहिए कि हम कंगना रनावत को लाएंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से सबसे बड़े देश के लेखक को लाएंगे जिसका नाम शायद नहीं कोई जानता हो। हम अदम गोडवी जी के लड़के को हम यहाँ पे लड़ाएंगे, नहीं जानते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में जब इलेक्शन अनाउंस हो गया है तो इस 2 महीने के लिए जो निर्मला सीतारमण जी ने जो कहा कि विनेबिलिटी, जब निर्मला सीतारमण जी कह रहे हैं कि विनेबिलिटी इज द क्राइटेरिया, तो मुझे लगता है कि बाकी के साथ हम लोगों को थोड़ा जी। निर्मला सीतारमण जी तो एक नई बात कह गई है, दैट टाइप ऑफ मनी। भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्ट लोगों को पार्टी में लेना हमारी रणनीति है। विनेबिलिटी तो बहुत पुरानी बात हो गई, इससे एडवांस लेवल आ गया। कोई जितना भी भ्रष्ट हो उसको अपनी पार्टी में लेना हमारी रणनीति है। या ये एक ऐसी बात है कि इसके आगे कुछ बच नहीं जाता है। भ्रष्ट होगा, सारे देश के भ्रष्टाचारियों को हम लेंगे अपने साथ में, हमारी मर्जी, हम उसके ऊपर मुकदमा चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, हमारी मर्जी। इस तरह से वहां पर राजनीति चली गई है और इसका कोई डिफेंस करने भी नहीं आता है, क्योंकि वास्तव में इन्होंने ये पॉलिसी बना ली है। आप पूछेंगे भी बीजेपी के प्रवक्ता से कि भाई ऐसा कह गई निर्मला सीतारमण, तो कोई नहीं कहेगा कि उनका इंडिविजुअल बयान है, वो एकदम से पास कर जाएंगे उस सवाल को सब लोग, क्योंकि राजनाथ सिंह ने भी कह दिया, यही बात कह दी है, ये रणनीति है उनकी। सबके लिए दरवाजे खुले हुए, अब सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं और सीबीआई के चार्जशीट जिसको है 6 बार 5 बार, उसके लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं और एक्सेप्टेबल है। तो ये अनैतिक राजनीति की जो एथिकल बात हो रही है उसका उल्टा उदाहरण है। और भारतीय जनता पार्टी के ये जो चीजें हैं, ये इसके बावजूद हिम्मत देखिए, परिवारवाद पर बोल रहे हैं बिहार में जाकर के, भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं, सारे भ्रष्ट लोगों को अपने पास में ला करके। और बिहार में आज तो तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके वो पूरा रख ही दिया, उम्मीदवारों की सूची रख दी है कि जो 14 सांसद उम्मीदवार हैं, 14 लोकसभा उम्मीदवार, सब के सब परिवारवादी लोग हैं, उनके लिए वोट मांगने पहुंचे और फिर भी आप परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं। तो ये जो विडंबना है, जो विरोधाभास है, उस विरोधाभास को भी सामने लाने और एड्रेस करने की जरूरत है।
हालांकि जब तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं कि देखो परिवारवाद का ये लिस्ट है, तब ये और हास्यास्पद लगता है, ये भी एक पहलू है। उस लिस्ट को हम लोग ट्वीट करें तो एक अलग बात होती है। तो ये राजनीति का ये सच है जी।